हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो देखो, रात के बजे हैं एक, अब मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अभी अपने हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि ऐसा एनालिसिस होने वाला है जो आपने आज से पहले कहीं भी नहीं देखा होगा ना। तो इस तरीके का वीडियो बना है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी ने आपको सिलेबस को समझाया होगा। सो देखो, बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, नॉर्मली क्या होता है सिलेबस के मामले में, वहाँ पे क्या होता है सिलेबस हमको चैप्टर्स बता दिया था, ये चैप्टर्स ये वगैरह ये टॉपिक्स वगैरह है, वो आपको समझ में आता है। अच्छा, ये चैप्टर्स हमें पढ़ना है, कुछ ये टॉपिक्स का नाम बता दिया जाता है, ये हमें डिटेल पढ़ लेना है। देन उसके बाद आपको मेनली पैटर्न समझा दिए जाते हैं एग्जाम के। बट इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई पूरे सिलेबस का एक्चुअल थीम क्या है, किस थीम को नज़र रखते हुए पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया। एक्चुअली जो आपका क्लास 10th में जो सिलेबस आपको दिया गया है, पर्टिकुलर अगर हम हिस्ट्री की वीडियो बना तो हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको एग्जैक्टली वो क्या पढ़ाना चाह रहा है ये आपको पहले समझना होगा उस चीज़ को। बिना इस चीज़ को समझे अगर आप सिर्फ सिलेबस पढ़ने चले जाते हो तो वही होता है, एट द एंड हमको ये समझ में आता है कि भाई मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, एंड देन आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट में, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी को फॉलो करते, तो वो होता है रट लो, बस मेमोराइज़ कर लो चीज़ों को। ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हिस्ट्री में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मेमोराइज ही करना होगा, बट मेमोराइज़ करने के पीछे, उसको रटने के पीछे रीज़न होना चाहिए सर। ठीक है, आप जो चीज़ मेमोराइज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में आपको क्या बताता है, उसका क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, आप उससे किस तरीके से अपने लिए आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो हिस्ट्री में उसका कुछ भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा या उस आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है। अगर वो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो जिसने डिज़ाइन करके दिया उसने बहुत सोच समझ के ये पर्टिकुलर सेक्शन ही निकाल के दिया है आपको पढ़ने के लिए, ताकि आप वहाँ से एक अच्छा खासा आउटकम ले सकें, जो आपको एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, जो आपको एग्ज़ाम देना देना आपके लाइफ में भी हेल्प करेगा। सो हम लोग आज के वीडियो में उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और इंतजार के हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। सो कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, और अगर आपको करते हैं सो आपके लिए ही वो बेटर होगा। सो फिलहाल देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस आपको दिया गया है हमें मेनली 8 चैप्टर्स आपको दिए गए। अगर आपने बुक खोल के देखा हो तो इतना तो नॉलेज आपको होगा ही कि 8 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री के सिलेबस में दे दिए गए। सो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, अब ये जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया ना, जिसने भी डिज़ाइन किया बड़ा ही खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किया, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया ताकि आपको एक पैटर्न समझाया जाए कि इस पैटर्न से शुरुआत हुई कहानी की और कहाँ पे ले आकर के ख़त्म हुई। मैं एक सिंपल सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये जो आपका हिस्ट्री में जो सिलेबस स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होता है अंग्रेज़ों का जो हुकूमत था, जब वो पूरा अपना पहिया यहाँ जमा चुके थे हिंदुस्तान में, अपना हुकूमत वो पूरा जमा चुके थे, यहाँ पर अपना पूरा उन लोगों ने सेटलमेंट कर लिया था। उस वक्त से लेकर के अंग्रेज़ों को यहाँ से हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने तक की कहानी इस सिलेबस में दी गई है। फिर अंग्रेज़ जब चले गए हिंदुस्तान से तो उसके 20-25 साल बाद की भी यहाँ पर स्टोरी डाली गई है कि किस तरीके से इंडिया ने खुद को सेटल किया, अपने आप को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ले जा कर के बनाया। देन वहाँ तक की कहानी आपको दे दी गई है। देन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जो कहानी है वो यहाँ नहीं, वो आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ने को मिल सकती है, वो अलग है। बट जितना मैंने भी बताया इतना सारा पार्ट आपको यहाँ कवर करके दे दिया है उन्होंने। अब उसमें से भी सारा सेक्शन तो नहीं देंगे, क्योंकि सब अगर देंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। सो आपको उतना ही दिया गया जितना आप कैपेबल हो, जितना आपको बस जितना आप संभाल सकते हो उतना ही दिया गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे चैप्टर आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, ये आपको लगता होगा बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये लेस इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है, हम लोग ऐसे पढ़ाने के टाइम पे इसको ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही कम मार्क्स के आ रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा आते नहीं। यहाँ पर एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आता है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। सो आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री में बेसिकली देखो नाम है, यहाँ पर इस चैप्टर का नाम ही है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के आइडिया के बारे में ही बता रहा आपको। सो हर एक चीज़ का हिस्ट्री यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको दिया गया है कि भाई फूड हिस्ट्री के खाने के बारे में दिया गया, आपको बोलेगा फूड हिस्ट्री में क्या है, तो फूड हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, हमारे आज के टाइम का जो खान पान है वो पहले के टाइम ऐसे नहीं था। पहले के टाइम के लोगों का खाना पीना अलग था, फिर बीच में जो लोग आए उनका अलग था, अभी हमारा अलग है। आज जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बाद आएगी उनकी खाने पीने में और हमारे खाने पीने में काफ़ी फ़र्क होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास एक डाटा मिला, इस तरीके से आपको हिस्ट्री बना के दिया गया फूड का। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको हिस्ट्रीज पढ़नी है, फूड के बारे में, सिनेमा के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, एंड मोर अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया गया है। उन्होंने जो एक लेटर लिखा था अपनी बेटी को
सॉरी लेटर, मतलब लेटर था उनका पूरा, और उस लेटर को उन्होंने बुक के शक्ल में एक्चुअली वो पब्लिश हुआ था, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है। फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया, गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखा है, किस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स ने जो अंग्रेजों ने रख के गए थे उससे किस तरीके से हिस्ट्री को लिखने में हेल्प लिया गया, किन किन चीज़ों को ही लिया गया, तो ये सारी बातें आपको यहाँ बताई गई। अब ज़रा सोच के देखो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपके सामने ही एक डॉक्यूमेंट आ जाए अंग्रेज़ के टाइम का, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे, तो आप वहाँ से कौन सा रिजल्ट लोगे और कौन सा रिजल्ट नहीं लोगे, ये आप किस बिना पे डिसाइड कर सकते हो। ये सारे चीज़ें आपको इस चैप्टर को पढ़ के समझने आने वाली है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा हिस्ट्री पे। तो यहाँ से फिर दूसरा जो चैप्टर है ये रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर वो ज़माना दिखाया गया है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी जुल्म की इंतहा कर दी थी। मतलब जिस लेवल पे भी जा कर के वो लोगों को भड़का सकते थे, वहाँ पर उन्होंने अपना काम किया। एंड देन मेनली जो इस चैप्टर का पोर्शन वो ये है कि उस वक्त अंधविश्वास कितने थे हमारे समाज में। बहुत सारे अंधविश्वास थे जिसकी वजह कर जो ये है कि बेवा को शादी नहीं कि दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। देन सती का रस्म था, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज थी, देन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको उस टाइम के दानिश्वरों ने समझा और उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एहतजाज किया, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, इनको ख़त्म करना चाहिए। तो किस तरीके से उन्हें ख़त्म किया गया, अंग्रेज़ों ने क्या अपना रोल किया और क्या क्या उन लोगों ने यहाँ पर बखेड़ा खड़ा किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई गई है डिफरेंट वे में, डिफरेंट सोर्स के जरिए कलेक्ट करके किन लोगों ने क्या बुक्स लिखे, उन बुक्स में क्या वहाँ पर दिया गया, क्या नहीं दिया गया, क्या उनका मेन टारगेट था, उससे किन लोगों को अच्छा लगा, किन लोगों को बुरा लगा। ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा उस टाइम में इन सारे लोगों ने इतनी सारी परेशानियों को फेस करके कहीं जा कर के इस प्रॉब्लम को हटाया था, जिसको आज हम लोग ईजिली एंजॉय करते हैं कि चलो अच्छा हाँ सती का रस्म आज के टाइम पर नहीं है, लेकिन उसको हटाने के पीछे का जो स्टोरी है वो भी तो जानना जरूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, अब यहाँ पर मेनली जो कहानी ये फॉरेस्ट लॉ के बाद स्टार्ट होती है। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ लाया था, जिससे क्या हुआ था, क्या फॉरेस्ट में रहने वाले तो आदिवासी थे, आदिवासी शुरू से ही रहते आए। इस चीज़ को आप कांतारा मूवी से भी रिलेट कर सकते हो। कांतारा मूवी में थोड़ा सा ये चीज़ है, बेसिकली पूरा जो प्लॉट था वो इसके ऊपर नहीं था, वो डिफरेंट ही था पूरा स्टोरी लाइन उनका, बट थोड़ा सा यहाँ पर ये था कि वहाँ पर जो पुलिस का जो एक रोल है, वो एक डायलॉग उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास ऑर्डर है, अब गवर्नमेंट को हमें फॉरेस्ट का क्या है बाउंड्री बताना है कि भाई क्या सरहद है कहाँ तक। तो वहाँ पे जो कबाइल लोग थे वो गुस्सा हो रहे थे, और कबाइल के जो लोग थे उनको मना कर दिया गया था वहाँ से जंगल से लकड़ी ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि ये जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की है। और कबाइल का क्या भाई, कबीले लोग तो वहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, बहुत ज़माने से, जब गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी तब से वो लोग वहाँ रह रहे थे। अब अचानक से आज के टाइम पर गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट आके ये कहती है कि ये जो फॉरेस्ट है ये आपका नहीं है, इसके ऊपर आपका किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, आप हमारी परमिशन के बगैर यहाँ से एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। तो ये तो काफ़ी बुरी बात है, किसी भी शख्स को झटका लगेगा। तो जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों ने विरोध किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर में है कि उस टाइम जो अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में, इलाकों में जो कबाइल रहते थे, जैसे कोल कबाइल, मुंडा कबाइल, संथाल कबाइल हो गया आपका, देन इसके अलावा और भी बहुत सारे, तो उन लोगों ने किस तरीके से अंग्रेज़ों के फॉरेस्ट लॉ का प्रोटेस्ट किया। उनका फॉरेस्ट लॉ यही था कि भैया अब आप जंगल में नहीं रह सकते हो, यहाँ से लकड़ी नहीं काट सकते हो, रहना है लकड़ी काटना आप टैक्स दीजिए, जंगल में रहना है तो टैक्स अदा कीजिए, ये वगैरह वगैरह की बातें, ये सारी बातें। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ दिखाया गया। अब बताओ ये चीज़ें किस तरीके से बोरिंग है? बोरिंग तो हो नहीं सकती, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तभी तो। और यहाँ पर जो मुंडा जिन्होंने इतना बड़ा, इनका अगर पढ़ेंगे जब तो और अच्छा पता चलेगा, मैंने ऑलरेडी ऐसे पढ़ा भी रखा है, इनके ऊपर पिक्चर भी बन रही है अभी। मुंडा के ऊपर नहीं, शायद संथाल रिबेलियन में जो थे सिद्धू कानू, उनके ऊपर शायद, मुझे श्योर नहीं हूँ, बट इनमें से किसी एक के ऊपर भी मूवी बन रही है। वो पूरा जो डायरेक्टर राइटर है वो भी रिसर्च करके स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है मूवी की, मूवी पे काम भी चल रहा है। बहुत जल्द आई थिंक 2024 में वो मूवी हमें देखने को मिल सकती है। तो पढ़ोगे तब तो इंटरेस्ट आएगा। देन जो फोर्थ चैप्टर है अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब यहाँ पर आने के बाद इतना सारा जब हंगामा हो गया तो अब पूरे यहाँ पे क्या था, सिर्फ कबाइल के लोग तो जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। बट यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाया गया, कहानी में ये पार्ट है कि किस तरीके से अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे थे कि भाई नहीं, अब इतना समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल के बाहर करना होगा अपने घर से, नहीं तो ये लोग हमें चैन की सांस नहीं ले देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा भी परेशान करने लगे थे हर लिहाज से। और यहाँ पर मेनली हमको दिखाया गया 1857 रिवॉल्ट, जो कि एक मेजर रीज़न बना था आपका, यहीं से शुरुआत हुआ था
जंग आज़ादी का, मतलब आज़ादी का जंग लड़ने का जो शुरुआत हुआ 1857 रिवॉल्ट से ही हुआ था। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, किस तरीके से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ, किस तरीके से इस रिवॉल्ट ने अंग्रेज़ों को इतना बड़ा झटका दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरे तरीके से जड़ से उखड़ गई थी हिंदुस्तान से, उसका वजूद बचा ही नहीं था। तो फिर वहाँ से किस तरीके से हिंदुस्तान ने, तो अंग्रेज़ों ने तो उसके बाद भी हुकूमत की, 1947 में जाकर के हमें कहीं आज़ादी मिली थी। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या नया पैतरा लाया, किस तरीके से उन्होंने फिर लोगों को गुमराह किया ताकि वो फिर भी हुकूमत कर सके, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई जाती है। देन 5th चैप्टर आते आते यहाँ पर हमें वो चीज़ दिखाई गई है कि लोग किस तरीके से बिजनेस के लाइन में डेवलपमेंट, प्रिंटिंग प्रेस पे ज़्यादा फोकस रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पर अब एजुकेशन को अगर प्रमोट करना, एजुकेशन का पार्ट यहाँ पर भी आएगा, किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब आज के टाइम पर आप ही सोच लो, अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो क्या इतने सारे बुक्स जो अभी अवेलेबल है, कॉपीज अवेलेबल है, ये हमें मौजूद मिल पाती? जाहिर सी बात है नहीं मिल पाती। तो वो प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत हुआ था वो यहीं हुआ था आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको चैप्टर 5 में समझाया गया एकदम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। किन लोगों ने शुरू किया, किस किस तरीके से डिफरेंट प्रेस कमीशन से यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुए, बुक्स की इस्टेब्लिशमेंट की, बुक्स किस तरीके से प्रिंट की जा रही थी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, पहले ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलरफुल आया, फिर पिक्चर्स आए, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, एक बार में नहीं आया, हमें तो सब एक बार में मिला है ना, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आई थी। देन चैप्टर 6 यहाँ पर, अब यहाँ देखो ये जो बीच में जो चैप्टर 5 ये थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, यहाँ पर चैप्टर 5 में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है चैप्टर 4 के बाद। चैप्टर 4 के बाद एक्चुअल जो कहानी है वो कंटिन्यू होती है आपके चैप्टर 6 और चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, ये सब इंटर रिलेटेड है। उसके बाद देखो चैप्टर 4 में तो हो गया 1857 आपका ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वाइसरॉय का एक निज़ाम चलाया था अंग्रेज़ों ने, जिसके जरिए उन्होंने हुकूमत किया हिंदुस्तान पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने के बाद भी। पर उसके बावजूद भी एहतजाज जो प्रोटेस्ट थे वो रुके नहीं। यहाँ पर अलग अलग प्रोटेस्ट दिखाए गए कि लोगों ने, पीजेंट्स, वर्किंग क्लास, मजदूर क्लास, किसान, औरतों ने किस तरीके से एहतजाज किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अलग उनके पीछे के रीजन्स भी बहुत सारे थे, यहाँ पर लीडर्स भी बहुत सारे थे, गांधी जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, आपका खैर जो भी, तो बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर लोगों को एकजुट किया ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग अच्छे से लड़ सके। देन ये जो चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 8, यहाँ पर क्या है, इंडिया के बाद, यहाँ पर वो कहानी, यहाँ पर 1947 से कहानी स्टार्ट होती है, मतलब आज़ादी के बाद से। तो आज़ादी के बाद से आपको पता है कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पे नवाबों का राज चलता था। और वहाँ पे नवाब राजाओं का ही राज है, तो उन लोगों को तो हटाना, अगर पूरा एक इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है जो पूरे इंडिया पे रूल करेगी, जो आज के टाइम पर है। बट आज़ादी के ठीक बाद क्या हुआ था, वहाँ पर अलग अलग, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, इसके अलावा और भी थे। यहाँ पर क्या था कि भाई कश्मीर में वहाँ के राजा राज कर रहे, हैदराबाद में नवाब राज कर रहे, तो इन लोगों को हटाना था। अब कुछ लोग तो ये थे कि भाई जो समझे उन्होंने ठीक खुद ही आकर के अपना राजगद्दी छोड़ दिया और हिंदुस्तान के साथ शामिल हो, ठीक है आप हमें शामिल कर लीजिए, हम अपना राजगद्दी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं माने, वो अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, अपनी नवाबी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उसकी वजह कर उस चीज़ से किस तरीके से लड़ा गया, किन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ा, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई, कैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक जगह इकट्ठा किया गया, ये सारी कहानियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी चैप्टर 8 में। और यहाँ पर आकर के आपका चैप्टर 8 एंड हो जाता है, जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि हाँ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री अब बन चुका है। अब उसके आगे की जो कहानी है वो पूरे तरीके से मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ने के लिए मिलती है, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हम लोग आज के टाइम पे पढ़ सकते हैं इसलिए। उसके आगे की कहानी बहुत है आपका। बट बेसिकली यहाँ जो ये कहानी था, मुझे ये उम्मीद है कि आपको पूरा एक चीज़ एक व्यू समझ में आया होगा कि चैप्टर को जो दिया गया है, चैप्टर का थीम बेसिकली क्या है। तो चैप्टर में सबसे पहले तो सिलेबस में आपको कुछ हिस्ट्रीज़ का मतलब समझाया गया है। दिन फिर आपको कहानी स्टार्ट की गई है, किस तरीके से सोसाइटी से अंधविश्वासों को हटाया गया, उसमें से कुछ अंग्रेज़ों ने भी मदद की, अंग्रेज़ों ने कहीं पर वखेड़ा भी खड़ा किया, किस तरीके से फिर अंग्रेज़ों को यहाँ पर तोड़ने मोड़ने की कोशिश की गई, अंग्रेज़ों ने क्या पलट जवाब दिया, किस तरीके से जंग आज़ादी की शुरुआत हुई, किस तरीके से कबाइलों ने अपना यहाँ पर एहतजाज किया, अपने हक़ की लड़ाई लड़ी। देन किस तरीके से फिर अलग अलग क्लास थे आपके, औरतों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी, किसान, वर्किंग क्लास, सब ही ने मिल करके यहाँ पर लड़ा, तब जा कर के आज़ादी हमें मिली। ये पूरा ओवरऑल आपको ये सिलेबस जो आपका दिया गया हिस्ट्री में वो समझाया जा रहा है उसके माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि मैं भी आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आई हो और अभी तक आप वीडियो में बने हो, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट तो क्रिएट हो चुका है वीडियो में।
हिस्ट्री के ऊपर आपको इंटरेस्ट अच्छे से क्रिएट हो चुका है। और अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस इन 45 डेज। जो आपका माध्यमिक हिस्ट्री सिलेबस है, बिल्कुल आपको जो माध्यमिक हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये पूरा 8 चैप्टर ये आप सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, क्या नोट्स है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को मिस नहीं करने के लिए आप मेक श्योर कि चैनल पर अगर न्यू विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो बगल में उसको दबा के जरूर रखना, क्योंकि अगर वो नहीं दबाओगे तो जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत पता चले कि वीडियो अपलोड हो चुका है तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है आपको। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन सारे दोस्तों को, उन सारे स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँच पाए जो अभी तक जिनको ये चीज़ें नहीं पता है कि भाई हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का वो एक्चुअल में हमें क्या पढ़ाना चाहता है। पढ़ तो रहे हैं बट क्या पढ़ाना चाहता है। तो अगर आप ये शेयर करते हो तो इस वीडियो के माध्यम से उनको ये चीज़ पता चलेगी और इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प होगी। देन वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलती। अदरवाइज़ और बाकी फर्दर मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर के जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फर्दर डाउट्स के लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई हमेशा करता हूँ। सो ओवरऑल यहाँ पे आकर के हम वीडियो को अपना ख़त्म करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपसे लेता हूँ अलविदा। हम लोग बहुत जल्द अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि 45 डेज़ में किस तरीके से आपको हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।